Obviously today is nothing about the coding, it's just about the differences. You can see the differences now on your screen, I guess. दिख रहे हैं बेटा स्क्रीन आपको? Okay, so the very first difference ये हम कल कर चुके हैं, I guess if you remember it. Yes sir. तो कुछ आपके टैग नेम्स हैं जैसे कि डॉक टाइप HTML. Obviously HTML will be in the small letters, head, title and the body. ये टैग मैंडेटरी होने चाहिए, लगे हुए होने चाहिए, तब आप कहोगे कि आपका जो ये HTML डॉक्यूमेंट है, ये आपका ये HTML डॉक्यूमेंट जो है वो XHTML या HTML5 की स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग कोड हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर आप सिर्फ HTML बेसिक लेवल पे यूज कर रहे हो, HTML वर्जन 1, 2, 3 या 4, तो इनमें से कोई भी आपको जरूरी नहीं है। एंड आई एम सेइंग HTML 1, 2, 3, 4, इसका मतलब ये नहीं है कोई कंपाइलर होता है। जैसे आप देखा हो, जावा पढ़ते हो आप, जावा पढ़ चुके हो बेटा कि पढ़नी है अभी? अभी नहीं पढ़ी हूँ। अभी नहीं पढ़ी है, ओके। C++, MySQL, SQL, ये आपने वर्जन्स पता है इनके? सर वर्जन्स नहीं पता, हमने C++। ओके, so anyhow, Microsoft Word यूज किया है बेटा आपने? Office? Yes sir. That has plenty of versions, right? Yes sir. आपने I guess 2010 लेटेस्ट 2019 चल रहा है। हाँ, ऑब्वियसली 365 आपका चल रहा है, जिसको आप 2019 कह देते हो। इससे पहले भी 2016 था, 2010 था, राइट? 2013 भी था बीच में। Yes, sir. 2007 was a big success at that point of time. तो आप 2010 में पढ़ना आपने शुरू किया, लेट्स अज्यूम यहाँ पर आके आपने ग्रेजुएशन में पहली बार इसको प्रॉपरली यूज किया, तो इसमें आपने कुछ फीचर्स देखे होंगे, कुछ कमांड्स देखी होंगी, कुछ ग्राफिक्स देखे होंगे जो शायद आपने प्रीवियस वर्जन में ना देखे हो। इज इट सो? कोई ऐसा एक विजिबल आप डिफरेंस बता सकते हो जो आपने एक वर्जन में देखा और दूसरे वर्जन में नहीं देखा आपने? एनीवन? सर एक्सेल में जरूर देखा है मैंने, जैसे एक्स लुकअप जैसी चीजें हैं कुछ, they are not available in the previous versions but in Office 365 only. Yeah, that's a thing. आप बेसिकली कह रहे हैं कि आपने कुछ फंक्शंस, इनबिल्ट फंक्शन जो है वो एक्सेल के एडवांस्ड वर्जन्स में देखे, बट वो आपने अर्लियर वर्जन्स में नहीं देखे। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि आप अर्लियर वर्जन में वो चीजें यूज नहीं कर पाओगे, या कुछ चीज आपने की होगी सिमिलर वे में, तो आपने वो बिल्ट इन फंक्शन नहीं यूज किया होगा। अगर आपने इनिशियल वर्जन आप यूज कर रहे हो और आपने कोई चीज, जैसे आप एक्स लुकअप की बात कर रहे हो, एक्स लुकअप का फंक्शन आपके पास अवेलेबल है, लेकिन उसकी जो फंक्शनैलिटी है वो अब ऑब्वियसली बैकएंड में उन्होंने कोड किया हुआ उसको। लेकिन जब नहीं था एक्स लुकअप, अर्लियर वर्जन में एक्स लुकअप नहीं था, तो हम मैन्युअली करते हैं वो चीज। हमें पता है एक्स लुकअप के स्टेप क्या है, हम उसके पहला स्टेप परफॉर्म करते हैं, फिर दूसरा परफॉर्म करते हैं, फिर तीसरा परफॉर्म करते हैं, हम वो मैन्युअली क्रिएट करते हैं। ऐसे ही होता है। यस सर।
जैसे फॉर एन इंस्टेंस अगर आपकी सी प्रोग्रामिंग में आपके पास एक्सपोनेंट बेटा ना हो ऑपरेटर, एंड इट वाज द केस इन सी, कुछ वर्जन्स में है ना, एक्सपोनेंट नहीं था ऑपरेटर, तो आपने Yes, sir. मैथ का POW फंक्शन यूज किया था। Yes, sir. इसके अलावा और भी वेज हैं, आप फॉर लूप लगा सकते हो, व्हाइल लूप लगा सकते हो, जिसमें आप एक जितनी भी आपकी पावर है उतनी बार आप लूप करा के नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपका नंबर है n और इसकी पावर है m, तो आप लूप को m बार चला के n को मल्टीप्लाई करवा दो m टाइम्स, तो अगेन आपका एक्सपोनेंट आ जाता है। तो ये चीज आप करते हो ना उसमें, जिसको हम Yes, sir. कहते हैं खुद कोड बनाना, खुद अपना एक रूटीन बनाना, फंक्शन बनाना, मेथड बनाना, राइट। तो वही चीज ही है बेटा यहाँ पे भी। यहाँ पे अब क्या है, अगर आप बिल्ट इन फंक्शन यूज करते हो, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं सी प्रोग्रामिंग की या एक्सेल की, बिल्ट इन फंक्शन यूज करते हो, वो भी एक वे है। अगर आप खुद बनाते हो अपना फॉर्मूला, वो भी एक वे है, राइट। लेकिन अगर आपने बिल्ट इन फंक्शन यूज किया, वो एक अलग स्पेसिफिकेशन में चला गया। अगर आपका फॉर्मूला लगा हुआ है एक्स लुकअप का, तो वो एक अलग वे में चला गया, एक अलग स्पेसिफिकेशन में चला गया कि आपने बिल्ट इन फंक्शन यूज किया है, आपने फंक्शन यूज किया है एक्सेल का। अगर वही एक्स लुकअप की चीज आप करते हो अपने तरीके से, अपने मेथड से, और वही फंक्शनैलिटीज आप परफॉर्म करने की कोशिश करते हो, दिखाने की, वही रिजल्ट लाने की कोशिश करते हो या ले आते हो, तो वो एक अलग स्पेसिफिकेशन है, एक अलग वे है। सेम बेटा यहाँ पर भी वही चीज है कि जब आप कोड करते हो HTML के लिए, तो आप दो तरीके से स्पेसिफिकेशन यूज कर सकते हो। एक स्पेसिफिकेशन की कैटेगरी को हम कहते हैं HTML वर्जन 4 और बिलो, दूसरे को हम कहते हैं HTML वर्जन 5 और यू कैन से XHTML, राइट। Yes, sir. तो अब आपके करने के तरीके को देख के मैं आइडिया लगा सकता हूं कि आप क्या स्पेसिफिकेशन यूज कर रहे हो, वेदर यू यूज XHTML स्पेसिफिकेशन या आपने HTML वर्जन 4 और अर्लियर स्पेसिफिकेशन को यूज किया है। और ऑब्वियसली अगर अच्छे से यूज किया है तो बात दोनों में सेम ही आएगी, कोई ज्यादा मेजर डिफरेंस नहीं आएगा। जैसे आपका एक्स लुकअप है, बिल्ट इन भी यूज करो तब भी वही है, आपने प्रॉपरली अगर अप्लाई किया है और यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाया है या फॉर्मूला बनाया है, तब भी बात सेम ही रहेगी। बट डिफरेंस कहां पर आएगा, देखने में, परसीव करने में, जज करने में, स्पेसिफाई करने में, वहां पे फर्क आएगा। और अगर आपने XHTML यूज किया होगा, मैं कहूंगा आपने HTML5 की स्पेसिफिकेशन को कंफर्म किया है, कंफर्म्ड है आपका डॉक्यूमेंट उसकी स्पेसिफिकेशन के साथ। और क्योंकि XHTML के साथ अगर आपका कोड कंफर्म्ड होता है, उसमें विश्वास ज्यादा होता है। दैट्स द थिंग। ठीक है बेटा, यहां तक क्लियर है। Yes, sir. XHTML स्पेसिफिकेशन कोई आपके कोड में कोई निखार नहीं लेके आती है, कोई उसमें एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटीज नहीं प्रोवाइड करती है। ऑब्वियसली कुछ टैग्स हैं और एक्स्ट्रा भी, बट मेन इसका है कि एक विश्वास लेके आना कि अगर हमने एक रूल्स, कुछ सेट ऑफ रूल्स बनाए हैं, उसको फॉलो अप करते हैं, तो हमारा डॉक्यूमेंट की लुक के हिलने के चांसेस कम है, साइड इफेक्ट्स आने के चांसेस कम है या ना के बराबर है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है, अगेन ये हमारा एक एट्रीब्यूट होता है बेटा। जब आप XML पढ़ोगे तो आपको ये ज्यादा अच्छे से पता लगेगा। इट्स कॉल्ड XML NS, XML नेम स्पेस। तो HTML का एक एट्रीब्यूट होता है
XML नेम स्पेस NS, ये एट्रीब्यूट आपके लिए लगाना जरूरी है HTML टैग के अंदर, अगर आप चाहते हो कि आपके डॉक्यूमेंट को हम कहें कि ये XHTML कन्फर्म्ड डॉक्यूमेंट है। लेकिन HTML में ऐसी कोई चीज करने की जरूरत नहीं है आपको। अब ये XML नेम स्पेस क्या होता है, इस पर फोकस करते हैं। इसके लिए थोड़ा सा XML भी आपको बताना पड़ेगा, तो चलो एनी हाउ इसको हम लास्ट पॉइंट लेके चलते हैं, ठीक है। फिलहाल इतना याद रखो कि HTML के एट्रीब्यूट है XML NS, ये लगाना मैंडेटरी है HTML5 में, लेकिन HTML में या अर्लियर वर्जन जो 4 से अर्लियर वर्जन है उसमें आपके लिए ये मैंडेटरी नहीं। तीसरा पॉइंट बड़ा सिंपल है, टैग्स मस्ट बी प्रॉपरली नेस्टेड। अब इसका मतलब क्या होता है, नेस्टिंग समझते हो ना आप? इंडेंट उनका प्रॉपर होना चाहिए ताकि एक विजुअली ज्यादा अच्छे से समझ आए। नेस्टेड बेटा, नेस्टेड, नॉट इंडेंटेड। ओके, आई विल गिव यू एन एग्जांपल। आप जितने भी कोड किए हैं ना हमने, वो कोड ही देखते हैं हम दोबारा। वेट, जैसे लिस्ट्स की नेस्टिंग करी थी हमने। बिल्कुल सही बेटा। तो अब मैं एक स्क्रीन शेयर करता हूँ, कोडिंग पे आते हैं। ये देखो, जैसे आप इसकी बारे में बात करें, फ्रेम्स की, फ्रेम सेट की, तो अगर इसमें प्रॉपरली देखो तो ये आपका पेरेंट है फ्रेम सेट, बाकी सब चीज इसके अंदर होंगी, राइट। उसके बाद अगला लेवल इसका जो इसको हम कहते हैं चाइल्ड, पहला चाइल्ड वो है फ्रेम, और ये यहीं पे बंद हो गया। तो बंद हो गया ना, शुरू हुआ था बंद हुआ, क्योंकि इसके अंदर और कुछ नहीं था। अब इसी फ्रेम सेट के अंदर ये दूसरा चाइल्ड है उसका, फ्रेम सेट। अब इसका भी फर्दर चाइल्ड आ गया, फ्रेम सेट। तो इंडेंट उतना जरूरी नहीं है, अगर मैं इसको इंडेंट प्रॉपरली नहीं भी करता हूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कंपाइलर ने तो इसको इग्नोर ही कर देना है। ये तो हमारे विजुअली देखने के लिए, समझने के लिए कि हाँ ये इसके अंदर नेस्टेड है, ये इसके अंदर नेस्टेड है, क्योंकि टैब्ड है ना, तो इससे पता लगता है ये पेरेंट है और ये उसके चिल्ड्रन है। लेकिन आप इसमें इंडेंट नहीं भी देते हो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये बस आपके जिसको कहते हैं समझने के लिए, या एक वे, एक इफेक्टिव वे है कोड करने का, जिसमें सामने वाला भी समझ सकता है प्रॉपरली, क्योंकि सबके लिए सेम ही चीज है। इंडेंट का मतलब नेस्टिंग ही हो रही है HTML के केस में। तो ये देखो, अब ये फ्रेम सेट मैंने यहाँ पर ओपन किया और उसके अंदर फ्रेम्स लगाए, और ये बंद किया हमने फ्रेम सेट, ये वाला बंद हुआ, फिर ये वाला बंद हुआ, और फिर ये वाला बंद हुआ शुरू होके, और फिर लास्ट में ये बंद हुआ। तो नेस्टिंग प्रॉपरली हुई हुई है। एक और अगर मैं एग्जांपल में लेके चलूं तो आप देख सकते हो, ये देखो बोल्ड शुरू हुआ था, है ना, और खत्म कहाँ हुआ, यहाँ पे। इसका मतलब है इटैलिक उसके अंदर नेस्ट है। यस सर। लेकिन अगर मैं इससे उल्टा कर दूं, कुछ ऐसा कर दूं, तो ऑब्वियसली चांसेस नहीं है साइड इफेक्ट आने के, क्योंकि इनके बीच में कुछ है ही नहीं है। यस सर। लेकिन अब अगर देखें, हम इसको चला के देखते हैं एक बार, फॉर्मेटिंग, वेट बेटा,
हेलो हेलो Yes, बच्चे sir. दिखाई दे रहा है, ये देखो प्रॉपरली दिखाई दे रहा है। Yes, sir. तो सपोज मैं चाहता था कि इटैलिक पहले खत्म हो जाए, बोल्ड ना खत्म हो तब तक, मतलब कुछ ऐसा चाहता था मैं, राइट। लेकिन अगर मैं नेक्स्ट प्रॉपरली नहीं करता हूँ तो डिजायर्ड जो मैं चाहता था, ये ऑब्वियसली एक हाइपोथेटिकल चीज़ मैंने बनाई है अभी तक तो, कि मैं ये चाहता था लेकिन वो नहीं हुआ। और उसका कारण क्या है? प्रॉपरली नेस्टिंग ना होना। मतलब एक टैग शुरू किया मैंने, दूसरा टैग शुरू किया, उसके अंदर ही नेक्स्ट किया, लेकिन उसको बंद किया मैंने उसके बाद, तो इसको कहते हैं बेटा इम्प्रॉपर नेस्टिंग। होना तो यही चाहिए ना, आपने एक बक्सा शुरू किया, बक्से के अंदर एक और बक्सा रखा, वो बक्सा बंद नहीं किया, बाहर वाला पहले बंद कर दिया। गेटिंग द पॉइंट? Yes, sir. तो उसको कहेंगे हम इम्प्रॉपर नेस्टिंग। ये देखो, बोल्ड शुरू किया, बोल्ड के अंदर इटैलिक शुरू किया, इटैलिक खत्म नहीं किया, बोल्ड पहले खत्म कर दिया, इटैलिक आगे जाके खत्म किया, तो ये इम्प्रॉपर नेस्टिंग हो गई आपकी। तो ये चीज बेटा अगर आपके कोड में है तो हम इसको कहेंगे ये HTML5 कंफर्म्ड कोड नहीं है। ऑब्वियसली साइड इफेक्ट्स ही आएंगे, ठीक है, अगर होंगे तो। इज इट ओके बेटा? Yes, sir. प्रॉपर नेस्टिंग का मतलब पता लग गया अब आपको? Yes, sir. अब प्रॉपरली क्लोज ये उससे आसान है बंद करना। टैग मस्ट बी प्रॉपरली क्लोज्ड। प्रॉपरली क्लोज होने का मतलब क्या है? अगर पेयर टैग है तो जो आपने शुरू में उसका नाम लिखते हो, जैसे डिव लिखते हैं, तो स्लैश डिव लिख के उसको बंद करना। अगर वो एम्प्टी टैग है, जैसे कि जैसे कि इमेज है फॉर इंस्टेंस, यहाँ पे आते हैं, फ्रेम है लेट्स सपोज, Frame. फ्रेम एम्प्टी है तो यहीं पर बंद कर दिया, देखो उसको। तो आपको प्रॉपरली बंद करना है उसको। इमेज टैग भी आपको पता है एम्प्टी होता है, तो उसी में ही हम बंद कर दें। Yes, sir. चलता तो तब भी था ना जब हम इसको ऐसे भी बंद कर दें, बंद ना भी करें तो। और कुछ ब्राउजर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, या आने वाले टाइम में हो सकता है ब्राउजर ऐसा बना दें कि प्रॉपरली अगर आपने क्लोज नहीं किया है तो हम चलाएंगे ही नहीं आपका टैग। तो अगर फ्यूचर में 10 Basically, साल side effects आ सकते हैं. बिल्कुल बिल्कुल 10 साल 15 साल बाद अगर कोई चेंजेस होती हैं, कि आप स्टैंडर्ड अगर फॉलो नहीं करते हो तो आपका प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा, साइड इफेक्ट्स आएंगे। अभी तो ब्राउजर चला देते हैं कि जो जो समझ आता है HTML पार्सर को वो दिखा देता है, लेकिन ब्राउजर अगर अपडेट्स ये ले आते हैं तो हमारे ये कोड स्क्रैप हो जाएगा, ठीक है, स्क्रैप हो जाएगा ये कोड हमारा। Yes, sir. तो रेदर देन हमें स्टैंडर्ड फॉलो करना चाहिए, प्रॉपरली क्लोज करने चाहिए अपने टैग। इवन ब्रेक भी जब आप लगाते हो, जैसे ये हम यहाँ पर ब्रेक लगाते थे, तो इसको भी प्रॉपरली क्लोज करो। इज इट ओके? Yes, sir. अब आते हैं हम अगले पॉइंट पे। ये रहा। अब हमारा 5वां पॉइंट है, टैग्स एंड एट्रीब्यूट्स मस्ट बी इन लोअर केस। ये आपको कल करवाया था इफ यू रिमेम्बर। जितने भी टैग नेम यूज Yes, sir. करने हैं, एट्रीब्यूट नेम यूज करने हैं, एट्रीब्यूट की वैल्यूज यूज करनी है, सबका सब लोअर केस में होना चाहिए, टैग्स और एट्रीब्यूट के नाम। जैसे फॉर इंस्टेंस आप सेंटर यूज कर रहे हो, छोटे लेटर में होना चाहिए। डेली यूज कर रहे हो, छोटे लेटर में होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग, एम, ये सब छोटे लेटर में होना चाहिए। बॉडी, हेड, राइट, बड़े में भी रख सकते हो वैसे।
कोई इशू नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली HTML5 कंफर्म कोड नहीं रहेगा। इज इट ओके? यस। हाँ, अब आते हैं इस पर। अगेन ये भी हमने किया हुआ है, एट्रीब्यूट्स मस्ट बी कोटेड। अगर आप देखो, आपके कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं यहाँ पे, जैसे ये रहे, नाम, सोर्स लिखते हो, कॉल्स लिखते हो, रोज लिखते हो, है ना। और अगर मैं यस देखूं, ये HREF लिखते हैं, टारगेट लिखते हैं, इसकी जो वैल्यू अगर आप देखो कोट्स में होती है। यस सर, और वैसे कई रिक्वायर्ड नहीं होते लेकिन रिक्वायर्ड हमें है, लगाने चाहिए। बिल्कुल ठीक है। बट कई जगह पर आपने देखा होगा हमने बिना कोट्स के भी लगाए हुए थे। आई गेस वी हैव टू फाइंड इट यस आउट। सर। बट कई जगह पे हमने बिना कोट्स के भी लगाए हुए थे, जैसे ये देखो, टाइप रेंज, नेम क्वांटिटी, चले थे है ना प्रॉपरली, यस। चले चले थे ना। एक जगह मैंने आपको बताया था प्रॉब्लम आई थी, इफ यू वहां रिमेम्बर। पे हमारी स्पेस क्योंकि आ रही थी एट्रीब्यूट्स के की वैल्यू के बीच में, तो फिर जो बिल्कुल नेक्स्ट एट्रीब्यूट था उसने उसको भी स्ट्रिंग ही मान लिया था। बिल्कुल। तो बेसिकली क्या हुआ, मान लो आपका कोई एट्रीब्यूट ऐसा है जिसमें 2 वर्ड्स हैं, ठीक है। लेट्स से एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहा हूँ, ईमेल एंड कांटेक्ट है। लेट्स से वैल्यू ऐसी है, ईमेल कांटेक्ट। अगर आप कोट्स लगाते हो, बिल्कुल सही, ये पूरी की पूरी वैल्यू इस एट्रीब्यूट को मिलेगी। लेकिन अगर आप कोट्स नहीं लगाते हो, तो जहां स्पेस खत्म, मतलब इसको ही वो सिर्फ वैल्यू मानेगा इस एट्रीब्यूट की। ये अब कुछ और चीज है। अब जो उसको समझ में आएगा वो उसका कर लेगा। इसको नया एट्रीब्यूट समझ सकता है वो, इसको इग्नोर कर सकता है, मतलब हवा में अब सब कुछ हमारे कंट्रोल से बाहर है। अब ब्राउजर का पार्सर, HTML पार्सर जो समझेगा वो उसके हिसाब से वो कर लेगा, जिस हिसाब से उसका कोड हुआ होगा, राइट। यस सर। तो ये चीज है बेटा। तो स्पेसेस अगर आपके एट्रीब्यूट में आती हैं, तो अगर आपने कोट नहीं किया हुआ है उसको, डबल कोट्स में या सिंगल कोट्स में भी आप कर सकते हो, ठीक है, आपकी मर्जी है। अगर आपने इसको कोट नहीं किया हुआ है तो प्रॉब्लम हो सकती है, साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। HTML जो हम यूज इसीलिए करते हैं कि साइड इफेक्ट्स ना आए। तो इसमें हमने जिस चीज पे साइड इफेक्ट्स आ सकते हैं वो सारे रूल्स हमने हटवा दिए हैं, उसके लिए रूल्स बना दिए हैं कि ये चीज ऐसे ही होनी है, जिससे साइड इफेक्ट कम होंगे या साइड इफेक्ट नहीं होंगे, है ना। तो हमने कह दिया कि कोट करना जरूरी है। और लास्ट है एट्रीब्यूट मिनिमाइजेशन। एट्रीब्यूट मिनिमाइजेशन बेटा इसको कहते हैं, ये जिसमें जो नाम है वही वैल्यू है, रिक्वायर्ड। इसमें वैल्यू देने की जरूरत तो नहीं पड़ी ना आपको। नो सर। रिक्वायर्ड है, सिलेक्टेड था एक, ठीक है, इनको आपको वैल्यू देने की जरूरत नहीं पड़ी। चेक्ड था, ये देखो, राइट। तो ऑब्वियस है कि अगर आप रूल्स फॉलो कर रहे हो, फ्यूचर में जाके अगर ब्राउजर अगेन इस पर भी प्रॉब्लम क्रिएट कर दे कि आप ने वैल्यू नहीं दी, तो हम उठाएंगे ही नहीं वैल्यू। मतलब मिनिमाइज्ड एट्रीब्यूट नहीं होने चाहिए उनके अकॉर्डिंग, तो आप इनको भी वैल्यू दो। तो ऐसे एट्रीब्यूट जो होते हैं जिनकी वैल्यू नहीं होती है, उनका नाम को ही हम वैल्यू दे देते हैं। चेक्ड इज इक्वल टू चेक्ड, सेलेक्टेड इज इक्वल टू सेलेक्टेड, तो ये प्रॉपरली वर्क करते हैं। तो XHTML ने क्या किया कि आप कोई भी एट्रीब्यूट को मिनिमाइज नहीं कर सकते, आपको वैल्यू देनी ही पड़ेगी। इज इट ओके? यस सर। ये है अब मेन आपका समरी XHTML और HTML के डिफरेंसेस की। इसके अलावा आप
थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जितने मर्जी डिफरेंसेस लिखिए, लेकिन अगर आप इन डिफरेंसेस को नहीं लिखते हो तो इसके अलावा आप 100 डिफरेंसेस भी लिख दो ना, तो वो आपके काउंट में नहीं आएंगे, क्योंकि कोडिंग में मेन डिफरेंसेस तो बेटा यही है ना। थ्योरी में आप जितने मर्जी लिख दो, लेकिन आप इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे जाके अगर डिफरेंस ये वाले नहीं लिखते हो, आपके जितने मर्जी डिफरेंस आप लिख सकते हो वेबसाइट से सर्च करके, अगर आप ये नहीं लिखते हो तो आपका इम्प्लीमेंटेशन लेवल पार्ट जो होता है वो नहीं आएगा, और ऑब्वियस है कि आपको मार्क्स उतने अच्छे से नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपका अटेम्प्ट उतना अच्छा नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन लेवल पर आप पहुंचे ही नहीं। ठीक है, यस सर। इज इट ओके? अब हमारी एक चीज जो रह गई थी XML NS। ऑब्वियसली XML, बेटा म्यूट कर लो। ओके, सुनाओ द XML नेम स्पेस पे आप वापस आते हैं। बाकी सब चीजें क्लियर है? यस सर। XML नेम स्पेस पे आते हैं। अब नेम स्पेस होती क्या है? ऑब्वियसली XML हमने नहीं की है, तो मैं आपको इसका थोड़ा सा ना एक एब्स्ट्रैक्ट व्यू बता देता हूँ। ऑब्वियसली कोड हम नहीं कर सकते हैं इस टाइम पे, बड़े एक एब्स्ट्रैक्ट व्यू मैं आपको बताता हूँ। HTML में जैसे टैग होती है ना बेटा, बॉडी, हेड, यस सर। HTML, div, span, ये सब होते हैं ना HTML में, वैसे ही XML भी टैग वाली लैंग्वेज है। इसकी फुल फॉर्म है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, और ये डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है। इसको सीखना चाहो तो आप सीख सकते हो, बड़े काम की ये लैंग्वेज है, और 1 से 2 घंटे में आप इसको सीख सकते हो। HTML से आसान है इनकेस आप चाहते हो प्रोग्रामिंग में आगे जाना। तो XML में भी क्या होते हैं? टैग्स होते हैं, लेकिन कुछ कोई भी टैग आपका इनबिल्ट नहीं होता है इसमें। जैसे HTML में इनबिल्ट टैग होते हैं ना, टेबल का मतलब है टेबल बना देगा, li का मतलब है लिस्ट बना देगा, ul का मतलब है अनऑर्डर लिस्ट बना देगा, tr का मतलब है रो बना देगा, img का मतलब है इमेज बना देगा, फ्रेम सेट का मतलब है फ्रेम सेट बना देगा, है ना। हर एक का मतलब है ना अपना अपना। यस सर। लेकिन XML में आप अपने हिसाब से, अपने मन के हिसाब से टैग्स बना सकते हो, क्योंकि XML का मेन रोल क्या है कि आपका डाटा को स्टोर करना उसका मेन रोल है। तो जैसे आपका, मैं सपोज एक रिकॉर्ड रखना चाहता हूँ, तो मैं एक टैग बना सकता हूँ स्टूडेंट, लेट्स से स्टू, मैं एक रिकॉर्ड बनाता हूँ, ठीक है, और स्टू यहाँ बंद हो जाएगा। फिर यहाँ पर आप एक नेम टैग बना सकते हो, यहाँ नाम लिख दो आप जो आपका है, नेम टैग बंद कर दो। फिर ऐसे ही रोल नंबर टैग बनाओ, रोल नंबर टैग बंद कर दो, क्लास टैग बनाओ, क्लास टैग बंद कर दो। ठीक है, तो डाटा ही बस स्टोर करने के लिए यूज होता है, और उसको कैसे रीड किया जाता है, कैसे प्रोसेस किया जाता है, दैट्स अ सेपरेट थिंग ना। बट ओवरऑल XML क्या चीज है, पता लग गया बेटा? मार्कअप यस सर। लैंग्वेज ही है ये भी, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। मार्कअप लैंग्वेज मतलब टैग्स, एक्सटेंसिबल मतलब और टैग्स, यूजर डिफाइंड टैग्स। ठीक है जी। अब देखो, अब XML नेम स्पेस का रूल कहाँ पे आता है? लेट्स से मैंने ना 2 XML फाइल बनाई है, और दोनों मैं एक साथ यूज कर रहा हूँ, ठीक है, दोनों एक साथ यूज कर रहा हूँ, और नेम टैग ना पहली फाइल में भी है और दूसरी फाइल में भी है। अब दोनों एक साथ यूज हो रही है, तो अगर मैं नेम को कॉल कर रहा हूँ, तो वो क्या पहली फाइल का नेम है या दूसरी फाइल का नेम है, ये पता नहीं लगेगा। तो उसके लिए हम जो यूज करते हैं दैट इज XML NS नेम स्पेस। उसमें हम क्या करते हैं, प्रीफिक्स लगाते हैं, कुछ प्रीफिक्स, और प्रीफिक्स की हेल्प से हम
डिफरेंशिएट करते हैं कि कौन से वाला नेम को कॉल किया हमने, पहले वाले को कि दूसरे वाले को, पहली फाइल वाले नेम को कि दूसरी फाइल वाले नेम को। ठीक है, इज इट ऑल राइट बेटा? यस सर। कोई भी बेटा आपका क्वेश्चन कुछ पूछना हो पूछो, ठीक है। अपने आप भी जो थिंकिंग चल रही है, क्योंकि ये थ्योरी चीज की है हमने, एंड थ्योरी इज ऑलवेज ओपन टू इंटरप्रिटेशंस, है ना। हो सकता है मैं जिस लहजे से समझा रहा हूँ आपके लहजे में उससे ज्यादा भी कुछ आया हो, या कुछ चीज आपको अलग वे से समझ आई हो। सो इट्स एन ओपन थिंग, आप इंटरप्रेट कर सकते हो अपने हिसाब से। प्रैक्टिकल इज लेस ओपन टू is less open to interpretation, right? क्योंकि इसमें तो आपको करके दिखा दिया है और ऐसे ही होगा वो। तो यहाँ पर ऑब्वियसली आपके माइंड में भी काफी चीजें आनी चाहिए, अगर आपने इसको अच्छे से सुना है तो डिस्कस करो बेटा, या अपना प्रीवियस कोडिंग एक्सपीरियंस शेयर करो, आपने ये सारी चीजें यूज तो की है। Still have 6 minutes बेटा, and today's topic is over. कल हम CSS से शुरू करेंगे। बोलो बेटा।